वो प्लस करेंगे इस टर्म में, तब जाके कहीं नेक्स्ट टर्म बनेगी। फिर उस नेक्स्ट टर्म में हम वही d प्लस करेंगे, तब जाके नेक्स्ट टर्म बनेगी। अच्छा, जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करके भी बना सकते हैं या फिर माइनस करके बना सकते हैं, लेकिन तो जो a थी फर्स्ट टर्म, उसमें अगर मैं d ऐड करूंगा तब कहीं जाके नेक्स्ट टर्म बनेगी। टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 49d। ऐसे ही मुझे बिलीव मी, n और an आपके अगर क्लियर नहीं हुए तो आपके एपी सीरीज क्लियर हुई ही नहीं। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपी सीरीज। तो अभी तक ये समझ लो कि हमें एपी सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ इतनी है कि एक एपी सीरीज नंबर की सीरीज होती है जिसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न क्या होता है कि कोई एक टर्म है, अगर हमें उससे नेक्स्ट टर्म बनानी है तब हम क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोल रहे थे या फिर डी से डिनोट कर रहे थे, वो प्लस करेंगे इस टर्म में, तब जाके कहीं नेक्स्ट टर्म बनेगी। फिर उस नेक्स्ट टर्म में हम वही डी प्लस करेंगे, तब जाके नेक्स्ट टर्म बनेगी। अच्छा, जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करके भी बना सकते हैं या फिर माइनस करके बना सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके अगर हमने सीरीज बनाई तब वो एपी सीरीज नहीं रहेगी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी सीरीज बन जाएगी, जिसके बारे में हम 11th क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिर्फ एपी सीरीज पे फोकस करते हैं। तो एपी सीरीज में क्योंकि एक नंबर की सीरीज है जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जब भी पैटर्न फॉलो होता है तो मैथमेटिशियनों को तो मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इस सीरीज में क्या होने वाला है या इस पैटर्न से आगे जाके क्या हो जाएगा। ठीक है, फिजिसिस्ट हो या मैथमेटिशियन हो, एक्चुअल में फिजिसिस्ट भी फॉर्मूलों को पैटर्न पढ़ते हैं, फिर उससे फॉर्मूला बनाते हैं, उसको मैथमेटिकल पार्ट ही कहते हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स हो या मैथमेटिशियन हो, पैटर्न देख के वो खुश हो जाते हैं, उससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन उससे पहले उनको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक जर्नल फॉर्मूला जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके कि अगर ऐसा होगा और ऐसा होगा तब आगे जाके क्या होने वाला है। तो अब हम यही करने वाले हैं। हम एक मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि अगर मुझे एपी सीरीज, एक सीरीज मिल जाए जिसमें एक पैटर्न हो, जैसा पैटर्न एपी सीरीज में होता है, तो मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं कि मुझे आगे जाके पता लग जाए कि इस एपी सीरीज में क्या होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ब्राइटनेस हल्की सी डाउन कर लेते हैं और वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक एपी सीरीज है और उसकी एक टर्म है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, पहली टर्म है, क्योंकि पहली टर्म कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी रैंडम नंबर हो सकता है, लेकिन हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं होता है कि 50वीं टर्म का फॉर्मूला बनाओ या 60वीं टर्म का फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला हमेशा जर्नल होता है, जो हमेशा किसी भी टर्म पे लग जाए। तो जर्नल फॉर्मूला बनाने के लिए हम पहले टर्म को जर्नल नाम देंगे, तो जर्नल नाम दे देते हैं ए। मान लो पहली टर्म जो है हमारी फर्स्ट टर्म वो है ए। अगर मुझे अब नेक्स्ट टर्म बनानी है तब मैं क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी कुछ हो सकता है, उसको भी हमें जर्नल नाम देना पड़ेगा। हम जर्नल नाम दे चुके हैं, उसको कहते हैं डी। तो जो ए थी फर्स्ट टर्म, उसमें अगर मैं डी ऐड करूंगा तब कहीं जाके नेक्स्ट टर्म बनेगी। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, सेकंड टर्म क्या हो गई, ए प्लस डी हो गई। अब मुझे थर्ड टर्म बनानी है तो सिंपली सेकंड टर्म जो थी जिसमें ए प्लस डी था, उसमें फिर से डी ऐड करो, क्योंकि उसमें पहले से एक डी था, एक डी हम फिर से ऐड कर रहे हैं, तब कितने डी हो जाएंगे, 2d हो जाएंगे। तो थर्ड टर्म क्या बन के आएगी, a प्लस 2d। ऐसे ही अगर फोर्थ टर्म बनानी है तो थर्ड टर्म जो थी जिसमें a प्लस 2d था, उसमें फिर से एक d ऐड करोगे, तब कितना बन जाएगा, a प्लस 3d। तो आपको यहाँ पे एक चीज, एक फॉर्मूले में पैटर्न दिखता होगा कि फर्स्ट टर्म में कितने d थे, एक भी d नहीं था, सिर्फ a था। सेकेंड टर्म में कितने d हैं, सेकेंड टर्म में एक d है और एक a है। ठीक है, थर्ड टर्म में कितने d हैं, 2 d हैं और एक a है, मतलब a तो सब में है ही है एक। ठीक है, लेकिन थर्ड टर्म में 2 d हैं, फोर्थ टर्म में 3 d हैं, तो फिफ्थ टर्म में कितने होने वाले हैं, 4d होने वाले हैं। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो सी भी टर्म हमें निकालनी है उसके जो भी नंबर है, मान लो 50वीं टर्म अगर हमें निकालनी है तब हम क्या करेंगे, 50 माइनस 1 करेंगे तो 49d, और a तो सब में चल ही रहा है, यानी a प्लस 49d। तो अगर मुझे 50वीं टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 49d। ऐसे ही मुझे अगर 100वीं टर्म निकालनी है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, a तो सब में है ही है, a प्लस 100 माइनस 1 करोगे 99 हो जाएगा, तो 99d। यानी 100 में टर्म्स को अगर मुझे निकालना है तो a प्लस 99d कर दूंगा, तब 100 में टर्म निकल जाएगी। ऐसी 1 लाख में टर्म निकालनी है तो 1 लाख में से 1 माइनस कर दो, उतने d प्लस a। यानी अब मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं, अगर मुझे a पता है, अगर मुझे d पता है, तो मुझे फॉर्मूला मिल चुका है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं हो रही है ना कि 50वीं टर्म इतना लंबा नाम हो गया, 60वीं टर्म, 70वीं टर्म। तो इसको देखो, मैथमेटिकल हमेशा सिंबल से डिनोट इसीलिए करता है ताकि आप जो हो कम से कम बात में बहुत ज्यादा बात
कह जाओ। तो सिंपली इतना लंबा नाम ना लेते हुए 50वीं टर्म 60वीं टर्म इसका भी एक जर्नल डिनोशन दे दिया, डिनोट कर दिया इसको किस चीज से, AN से। सिंपली 50वीं टर्म को हम 50वीं टर्म ना कह के A50 कहेंगे। A50 का मतलब एक AP सीरीज है जिसकी 50वीं टर्म, ठीक है, एक AP सीरीज है जिसकी 60वीं टर्म अगर निकालनी है तो A 60वीं टर्म ना कह के हम क्या कहेंगे, A60 कहेंगे। तो लाखवीं टर्म क्या होगी, A 1 लाख, ठीक है, और 200वीं टर्म क्या होगी, A 200। यानी कि सिंपली जर्नल फॉर्म क्या हो गई, अगर मुझे कोई सी भी टर्म निकालनी है, जितनी भी टर्म वो है उसमें से एक माइनस करना है, उतने डी जोड़ ले हैं और ए तो सबके साथ चल ही रहा है, ए प्लस कर देना है। तो लो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। फॉर्मूला क्या है, अब जर्नल फॉर्मूला बना रहे हैं तो मान लेते हैं कोई एन टर्म निकालनी है, एन कुछ भी हो सकती है, 60 में निकाल रहे हो, 70 में निकाल रहे हो, 90 में निकाल रहे हो, ठीक है, तो एन टर्म निकालनी है। तो उसके लिए ए एन टर्म क्या होगी, क्योंकि हम जर्नल फॉर्म बना रहे हैं ना, अगर 50 में टर्म होती तो ए 50 लिख रहे थे, अब एन टर्म निकाल रहा हूं तो क्या होगा, ए एन टर्म क्या होगी, ए प्लस, क्योंकि एन में से एक माइनस करना पड़ेगा। अब एन कोई नंबर थोड़ी नहीं है मैं माइनस करके ले आऊंगा, तो n-1 डी हमें इसमें जोड़ने हैं। तो लो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है, an is equals to a plus n-1 into d। मोस्ट प्रोबेबली आपके ये याद होगा, पहले से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, लेकिन हम आज इसका अप्रोच देख रहे हैं कि अगर हम मैथमेटिशियन होते तब हम इस फॉर्मूले को कैसे बनाते, ठीक है। तो इसको एक और अप्रोच से आप समझ सकते हो, रिवर्स फॉर्म में। मान लो ये सब हटा दो ऐसे करके, ठीक है, गायब कर दो। एक एपी सीरीज है, हमें नहीं पता वो एपी सीरीज क्या है, मान लो उसकी हमें 5वीं टर्म निकालनी है, तो 5वीं टर्म क्या होगी, सिंपली 4वीं टर्म में अगर मैं डी ऐड कर दूं तो 5वीं टर्म होगी, ठीक है। लेकिन 5वीं टर्म निकालने के लिए 4वीं टर्म पता होना बहुत जरूरी है। तो 4वीं टर्म क्या होगी, 4वीं टर्म क्या होगी, 3rd टर्म जो है उसमें डी ऐड कर दो, ठीक है। अब 3rd टर्म क्या होगी, 2nd टर्म में डी ऐड कर दो, 2nd टर्म क्या होगी, 1st टर्म में डी ऐड कर दो, 1st टर्म क्या होगी, क्योंकि 1st टर्म जर्नल होती है ए, तो a अगर हम 1st टर्म मानेंगे तो 2nd टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, क्योंकि रिप्लेस कर दे रहे हो ना उसको। फिर 3rd टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, 4th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 3d, 5th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 4d। तो ये रिवर्स अप्रोच भी आप लगा सकते हो। इससे फॉर्मूला वही बन के आ रहा है कि हमें कोई सी भी टर्म निकालनी है उसको n नाम दे दो, जर्नल फॉर्मूला बनाते हैं हमेशा, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं होता है कि A50 का फॉर्मूला ये हो गया, A60 का ये हो गया, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे ना, करोड़ों, इनफाइनाइट फॉर्मूले बना सकते हो आप। A1 का ये लिख दो, A2 का ये लिख दो, नहीं, जर्नल फॉर्मूला बनाएंगे। जर्नल फॉर्मूले में हम n मान लेंगे, फिर जो सी भी टर्म निकालनी है n की जगह पे वो लिख देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन के आया, जर्नल an is equals to a plus n-1 d करके लिखना है, ठीक है। अगर मान लो मुझे 60वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह पे अगर मैं 60 सब्स्टिट्यूट करूंगा तब क्या हो जाएगा, a60 is equals to a plus n-1, n की जगह पे क्या है 60, तो 60-1 d। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, a60 is equals to a plus 59d। सिंपली मैंने बताया था कि जो सी टर्म है उसमें से एक माइनस कर दो, उतने d प्लस a तो सब में चल रहा है। तो ये कैसे फॉर्मूला बन के आया ये तो हम क्लियरली देख चुके हैं, ठीक है। ओके, तो हम क्लियरली एपी सीरीज को देख चुके हैं कि एपी सीरीज क्या होती है। एपी सीरीज को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए था, वो भी हमने बना लिया। वो क्या था, an is equals to a plus n-1 into d। सिंपली किसी भी फॉर्मूले को समझने के लिए उसकी हर एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस टर्म में एक एक टर्म को समझते हैं, हर एक टर्म को डिटेल में। तो इसमें d क्या होगा, कोई भी एक एपी सीरीज होती है, हर एक टर्म में हम कोई एक फिक्स अमाउंट ऐड करते हैं तब जाके कहीं नेक्स्ट टर्म बनती है, या फिर माइनस भी कर सकते हैं। तो जो हम फिक्स अमाउंट ऐड कर रहे हैं उसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले में डी जो है वही है कॉमन डिफरेंस। हर एक एपी सीरीज का एक ही कॉमन डिफरेंस होता है। किसी भी एक एपी सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता कि आधी एपी सीरीज में डी कुछ है और फिर आधी एपी सीरीज में कुछ डी हो गया। 5.1 एक्सरसाइज में हम क्लियर देख चुके हैं, अगर किसी एपी सीरीज में 2 डी होते हैं तब वो एपी सीरीज होती ही नहीं है। तो एपी सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में ए क्या है, ए होता है एक्चुअल में उस एपी सीरीज की पहली टर्म, जो भी पहली टर्म होगी। एपी सीरीज देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये इसकी पहली टर्म है तो वो ए हो गई। तो ए समझ में आ गया, हमारे डी समझ में आ गया। अब बचे एन और ए एन। बिलीव मी, एन और ए एन आपके अगर क्लियर नहीं हुए तो आपके एपी सीरीज क्लियर हुई ही नहीं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया कि एन क्या होता है और ए एन क्या होता है। कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, इंग्लिश तो आनी पड़ेगी ना समझने के लिए क्वेश्चन, अगर इंग्लिश आपको अच्छे से आती है, IIT लेवल का ही क्यों ना क्वेश्चन हो, आप सिंपली सॉल्व कर दोगे। टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन समझ में नहीं आया तो सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो सिंपली उठा के देगा, यहाँ से ये वैल्यू उठाओ, रख दो, फॉर्मूले में पुट करो, इधर उधर ले जाओ, सॉल्व कर दो। थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया आप
सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि एन और ए एन में क्या फ़र्क होता है। इसके लिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं। मान लो आप एक गिफ्ट शॉप में वर्क करते हो, उसमें बॉक्सेस हैं बहुत सारे रखे हुए जो कि गिफ्ट है, उनके अंदर कुछ वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। मान लो पहले वाले बॉक्स में कासियो की जी शॉक वॉच है, वो उसके अंदर रखी हुई है। सेकंड वाले में कैडेंस का गिटार है। थर्ड वाले वॉच में कोई और चीज़ रखी हुई है, टॉय वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, या फिर कैमरा रखा हुआ है, सोनी का अल्फा 4। मैं सारी अपनी फेवरेट लिस्ट बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं एक गिफ्ट शॉप में, आप वहाँ वर्क करते हो। अब जो ओनर है शॉप का, कोई लेने आया गिफ्ट, तो वो आपसे ऐसे कहेगा कि वो वाला गिफ्ट ले आओ, वो वाला गिफ्ट ले आओ। थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, इसलिए उसने एक अच्छा काम किया, हर एक गिफ्ट का एक एड्रेस दे दिया। पहले नंबर पे जो बॉक्स रखा हुआ है उसका फर्स्ट एड्रेस, सेकंड वाले पे सेकंड, थर्ड वाले का थर्ड, फोर्थ वाले का फोर्थ, इस तरीके से जितने भी गिफ्ट रखे हुए हैं सबका एक एड्रेस है। अब आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है वो वाला उसके बराबर वाला लेके आओ, बल्कि सिंपली बोलेगा फिफ्थ गिफ्ट ले आओ, सिक्स्थ गिफ्ट ले आओ, सेवंथ गिफ्ट ले आओ। आपको जाना है, उस एड्रेस पे पहुंचना है, उठाना है, ले आना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, हर एक गिफ्ट का एक तो एड्रेस है जहाँ पे वो रखा हुआ है, और उस गिफ्ट की खुद की वैल्यू है जो उसके अंदर होगा। मान लो उसके अंदर डांस का गिटार है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो जो गिटार है उसके अंदर वो उसकी वैल्यू है, और जहां पे वो रखा हुआ है उसका एड्रेस जो है वो एक उसका एड्रेस है। अब एड्रेस की एनालॉजी ले लो आप एन से। एन क्या होता है, हर एक गिफ्ट को टर्म्स समझ लो कि टर्म्स रखी हुई हैं ये सारी, हर टर्म का एक एड्रेस है, जो एड्रेस है वो एन है, और जो उसके अंदर वैल्यू है वो ए एन है। अब मैं जाके बोल रहा हूं ये फिफ्थ गिफ्ट है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसका एड्रेस बता रहा हूं कि इस टर्म की एन जो है 5 है। अब मैंने उसके अंदर निकाला वैल्यू, मतलब 12 निकल के आया, 12 लेके आया, मैं बोलूंगा 12 इसकी वैल्यू है, तो मैं बोल रहा हूं ए एन, यानी कि फिफ्थ गिफ्ट पे अगर खड़े हुए हो तो A5 12 है, यानी A5 की वैल्यू एक्चुअल में 12 है, और N क्या है, 5 है। यानी किसी भी टर्म का एक एड्रेस होता है, N होता है, और एक उसकी वैल्यू होती है AN होता है। मान लो आप 10th वाले टर्म्स पे चले गए, वहां पे खड़े हुए, तो आप बोल रहे हो मैं 10th पे टर्म पे खड़ा हुआ हूं, आप बोल रहे हो N = 10, क्योंकि एड्रेस पे खड़े हुए, आपने एड्रेस बताया, उसके अंदर जो वैल्यू वो नहीं। मान लो उसके अंदर वैल्यू 1 लाख लिख ले, तो 1 लाख क्या है उसका, AN है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर में समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक एपी सीरीज है, सबसे सिंपल एपी सीरीज क्या ले सकते हैं हम, 2 की टेबल ले सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से एक एपी सीरीज चल रही है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, पहली टर्म क्या है 2, एन और ए एन में क्लियर हमें फर्क समझना है। अब मैं कह रहा हूं बताओ इसकी 50वीं टर्म क्या होगी। 50वीं टर्म यानी मैं उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं ना, 50वीं टर्म पे जाना है, यानी उस एड्रेस पे जाना है, चीज उठानी है और बतानी है ये होगी। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, वैल्यू पूछ रहा हूं, उस पे उसकी वैल्यू क्या है, और वैल्यू क्या होती है AN। मैंने क्या पूछा, AN। मैंने बताया क्या है, 50वीं टर्म पे जाओ और बताओ क्या है, तो 50वीं टर्म उसका एड्रेस बताया है, यानी मैंने N बताया है। इसी तरीके से वो क्वेश्चन में देगा कि N बताएगा, AN पूछ लेगा, AN बता देगा या फिर N पूछ लेगा। अगर मैं ये कह दूं कि 100वीं टर्म जो है इसमें कौन से नंबर पे है, मैंने क्या बताया है, वैल्यू बताई है कि 100वीं टर्म कहीं ना कहीं तो होगी 2 के टेबल में, हाँ होगी। वो किस एड्रेस पे है, मैं क्या पूछ रहा हूं, N पूछ रहा हूं। क्या बताया है मैंने, उसकी वैल्यू बताई है, यानी AN बताया है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया, हर एक टर्म की एक एड्रेस होता है और एक वैल्यू होती है। उस अगर एपी सीरीज में देखोगे, अगर मैं जैसे कह रहा था कि 100 जो है कौन सी टर्म होगी, इंग्लिश में पूछेगा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, 100 कौन सी टर्म होगी, इसका मतलब 100 मैंने वैल्यू बता दी है, मैंने AN दे दिया, AN = 100। अब पूछ रहा हूं इसका एड्रेस क्या है, कौन से मी टर्म है, कौन से मी टर्म है, तुम क्या पूछ रहा हूं, N = क्या है। बाकी A और D तो सिंपली पता है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला साफ साफ दिया हुआ है, AN = A + N - 1 × D। जो चीजें वो इंफॉर्मेशन से देगा वहां से एक्सट्रैक्ट करनी है, क्या क्या दे रखा है, पुट करोगे, एक वेरिएबल बचेगा। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल बचता है, बाएं हाथ का खेल है, सिंपली उसको एक तरफ रोक लेना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है, कट पिट करना है, आंसर ले आना है। ये तो हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगी, इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको बात बताएगा, उससे हमें देखना है। अब एक हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि रियल लाइफ में ये वाला फॉर्मूला या फिर एपी सीरीज की ये प्रिडिक्शन वाली चीज कहां पे काम में आ सकती है, ठीक है। ओके, मान लो आप एक बिल्कुल सुनसान जगह पे जा रहे थे, जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल अंधेरा था, और जानवरों की रोने की आवाज़ आ रही थी, और बहुत सारे खटखट आहट आ रहे थे, ठीक है, और आपके पास 2 रुपए थे, ठीक है, 2 रुपए थे। अब आप एकदम से आपकी आंख खुल जाती है, लेकिन 2 रुपए अभी भी आपके पास हैं, तो आप क्या करने वाले हो, वो 2 रुपए किसी और शख्स को दोगे, उससे कहोगे इसमें 10 रुपए ऐड करो, नेक्स्ट वाले शख्स को दे दो, और उससे भी यही बोलना, यानी वही आप जो शायद जय हो फिल्म थी, कौन सी थी, सलमान खान की, वही वाला फॉर्मूला अपना रहे हो कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम 3 लोगों की करो। इसी तरीके से कि मैंने किसी को पैसे दिए, उसमें 10 रुपए उसको ऐड करने हैं, नेक्स्ट वाले को दे देने हैं, उसको उसमें 10 रुपए ऐड करने हैं, नेक्स्ट वाले को दे देने हैं। पैटर्न समझ गए आप। मैंने 2 रुपए दिए पहली टर्म,
मैंने दूसरे वाले को 2 रुपए दिए, उसने 10 रुपए ऐड कर दिए, यानी कॉमन डिफरेंस उसने 10 ऐड कर दिया तो 12 बना दिया। वो फिर आगे वाले को दिए, आगे वाले ने 10 रुपए फिर ऐड कर दिए, उसने 22 बना दिए। यानी डी क्या है यहाँ पे, डी है यहाँ पे 10। पहले टर्म क्या थी, मेरे वाले पैसे 2। इस तरीके से एक टर्म बन रही है। मान लो ऐसे लौट फिर के एक शख्स आपके पास आता है और वो कहता है लो ये है भाई आपके पास 212 रुपए, इसमें 10 रुपए जोड़ना, आगे वाले को दे देना। आपने कहा ओहो ये तो स्कीम मैंने ही स्टार्ट की थी, ये तो मेरे ही पास आ गई घूम के। अब आप ये सोच रहे हो कि ये दिन भर में कितने लोगों के पास होके आई है। इसके लिए अगर आप सिर्फ ये पता लगा लें कि इस शख्स का नंबर क्या था, मान लो अगर ये 50वां शख्स था, यानी 50वीं टर्म थी ये, उस वाले टर्म में से 50 लोगों के पास होके आई है ये पूरी स्कीम दिन भर में, ठीक है। तो आप पता निकालने वाले हो, उसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि प्रेडिक्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला है an = a + n - 1d। तो 212 रुपए उसने आपको दिए थे, तो उसने क्या दिया है आपको, वैल्यू या एड्रेस, कौन सी टर्म है ये बताया है, या फिर ये बताया है कि इस टर्म की वैल्यू क्या है। उसने आपको वैल्यू दी है, हम क्लियर कर चुके हैं। वैल्यू को क्या मानते हैं, an। तो इसने जो हमें दिया 212 रुपए वो एक्चुअल में था an। तो an क्या हो गया, 212 रुपए हो गया। अब मुझे क्या निकालना है इसका, इसकी टर्म कौन सी है, यानी इसका एड्रेस कौन सा है। इसका एड्रेस पता लग गया, मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों के पास ये चीज होके आई है। तो इसका एड्रेस निकालना है मुझे, n निकालना है। a क्या है 2, d क्या है 10। जब फॉर्मूले में फिट करेंगे और कड़ापिटी करेंगे सॉल्व करके तो आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आंसर आने वाला है 22, यानी कि इसका एड्रेस था 22, यानी ये 22वां शख्स है जिसके पास ये स्कीम होके आई है। सिंपली मैं कौन सा हूं, 23वां शख्स हूं। इसका मीनिंग ये हो गया कि उसने वैल्यू बताई तब मैंने उसकी टर्म पता लगा ली। अब मान लो मैं कहूंगा कि अगर यही टर्म स्कीम 100 लोगों के पास होके जाती, 100 लोग मतलब ऐसे ही 100 में लोगों के पास होती, तो 100 जो शख्स होता, 100वां शख्स इस पूरे स्कीम में, उसके पास कितने रुपए होते। तो आपको क्या बताना है, 100वें शख्स की वैल्यू बतानी है, यानी an अब बताना है। लास्ट टर्म में an पता था, n निकाला था। इस बार क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि आपको an बताना है। an पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, गिवन करके लिख दो। और उसके बाद मान लो d क्या था इसका, वही 10, a क्या था वही 2, ठीक है। अब n क्या होगा, क्योंकि 100वें शख्स की बात कर रहा हूं ना मैं, 100वें टर्म की बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू नहीं, उसका एड्रेस बताया है मैंने। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस होता है n, यानी n = 100 है। an पता लगाना है, a कितना है 2 है, तो 2 प्लस, ठीक है, n - 1 यानी 100वां शख्स है तो 99 कर दिया हमने। d क्या है 10, यानी 990, यानी 990 ये वाली चीज हो गई है। और a क्या था 2 था, यानी 990 + 2 992, यानी 992 रुपीज होंगे लास्ट वाले शख्स के पास जिसका नंबर 100वां है। इस तरीके से एपी सीरीज का रियल लाइफ में आप यूज केस देख सकते हो। ये तो बहुत सिंपल और हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, और भी बहुत सारे केसेस में एपी सीरीज आ सकती हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।